हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगाकर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे जो जून 2025 में होने जा रहा है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है, इसका जो पेपर 2 है उसके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो है। एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, राइट। और एक चीज और है, ये एक बार देख लीजिए, ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये सारे सब्जेक्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप देखेंगे यही तो सिलेबस है नेट एग्जामिनेशन में। चाहे आप कॉमर्स का दे रहे हो या अगर मैनेजमेंट सब्जेक्ट भी आपने चूज किया है तो आप देखिएगा यही सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो आप मेरे चैनल से बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। 1000 से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। और सिलेबस को लेके कोई डाउट हो तो चाहे आप मैनेजमेंट सब्जेक्ट में दे रहे हो चाहे कॉमर्स सब्जेक्ट में दे रहे हो नेट का एग्जाम, सिलेबस से रिलेटेड वीडियो भी मैं डिटेल में अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। इसका थंबनेल ये है, ठीक है। तो आप इसका फायदा उठाइएगा, पढ़ सकते हैं वहां से। और एक बात है, लेक्चर यूजफुल लगे तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है। लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, शेयर किया करिए और चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। और नोट्स वगैरह चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे जिससे आपका बहुत समय बचेगा। नोट्स बने हैं तो इससे आपका समय बचेगा क्योंकि अब एग्जाम में समय बहुत कम है, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट इनवेरिएबली इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग इन बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ है अक्टूबर 2020 में, ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एनर्जी मैनेजमेंट है एंड जो ऑडिट है, कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में जो एनर्जी मैनेजमेंट होता है, जो ऑडिट होता है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ऑडिट में क्या क्या चीजें आती है, या एनर्जी मैनेजमेंट बेसिकली क्यों होता है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में अगर एनर्जी मैनेजमेंट है या ऑडिट है तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ये पूछा गया है। 4 आइटम आपको दिए गए हैं और इसमें से आपको आंसर बताना है, ठीक है। पहला दिया गया है मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजप्शन। तो सही बात है, एनर्जी मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों किया जाता है, ताकि एनर्जी कंजप्शन क्या हो, कम से कम हो, खर्चा कम से कम हो एनर्जी रिलेटेड। तो हाँ, ये तो है, पहला तो है, एनर्जी मैनेजमेंट इसीलिए होता है। अगला क्या है, मिनिमाइज वेस्ट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, यानी जो एनर्जी कंजप्शन है, एनर्जी वेस्ट ना हो रही हो, इसको भी कम करना पर्पस होता है। एनर्जी मैनेजमेंट क्यों की जाती है, ताकि जो एनर्जी कंजप्शन है वो कम हो और वेस्टेज ना हो एनर्जी की। अगर वेस्टेज नहीं होगी तो कंजप्शन वैसे भी कम होगा। तो ये भी है, एनर्जी कंजप्शन का ये भी पर्पस है। अगला क्या है, स्केलिंग हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन द हेल्थ ऑफ नेटिव। क्या ये होगा थर्ड पॉइंट, स्केलिंग यानी बढ़ाना हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन का जो हार्मफुल इम्पैक्ट है वो नेटिव यानी आसपास के लोग हैं उन पे बढ़े। क्या ये पर्पस होता है एनर्जी मैनेजमेंट का, तो नहीं, ये पर्पस नहीं होता है। अगला क्या है, मिनिमाइजिंग डिग्रेडेशन इन्वायरमेंटल, आगे लिखा ही नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है। मिनिमाइजिंग डिग्रेडेशन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट होगा, इन्वायरमेंटल नहीं होगा। यानी जो इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, इन्वायरमेंट जो हमारा खराब हो रहा है, उसको मिनिमाइज करना, ये पर्पस है एनर्जी मैनेजमेंट या ऑडिट का। तो हाँ, ये पर्पस है। हर बिजनेस का पर्पस है कि ठीक है, काम करे, प्रोडक्शन करे, प्रॉफिट कमाए, लेकिन इन्वायरमेंट को निगेटिव हार्म ना पहुंचे। तो ये भी पर्पस है, डी भी है। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ए बी डी ये तीनों सही है। तो बताइए ए बी डी यहाँ पे कहाँ पे बताया गया, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और आपको एक्सप्लेनेशन पढ़नी है तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। एनर्जी मैनेजमेंट मतलब मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, ऑप्टिमाइज करना, ताकि एनर्जी को क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस किया जा सके, वेस्टेज कम हो, ये पर्पज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये जो है ना सीएसआर पे है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आता ही आता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन मिलेगा ही। इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ओलिगोपोली है, इस पे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो कुछ टॉपिक हैं जो छोड़ के नहीं जाने, जिन पे क्वेश्चन आएंगे ही, ठीक है। अब ये जो अगला क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये क्वेश्चन मैं फिलहाल अभी कॉमर्स के पीवाईक्यू डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन कब आया है,
अक्टूबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अभी कॉमर्स का डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन ये जो सेम क्वेश्चन है, बस पूछा अलग ढंग से गया था। ये सेम क्वेश्चन मैंने मैनेजमेंट का जब पीवाईक्यू डिस्कस किया है, तो उसमें भी आया हुआ है। किसी ईयर में, ईयर मुझे अभी याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन मैंने सेम क्वेश्चन मैनेजमेंट के पेपर में भी देखा, ठीक है। बट पूछने का तरीका अलग अलग था, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। बस पूछा उसमें अलग ढंग से गया इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीक्वेंस द फॉलोइंग सीएसआर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड स्पेंडिंग एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013। तो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में सीएसआर से रिलेटेड जो क्राइटेरिया है, जो स्पेंडिंग का क्राइटेरिया है, उसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। यहाँ पे 5 पॉइंट दिए गए हैं। पहला क्या है? पॉजिटिव नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ एंड मोर। दूसरा क्या है? 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट स्पेंड ऑन सीएसआर। सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला क्या है? नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ और मोर इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। अगला है टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और मोर। अगला है पेनल एक्शन फॉर नॉन कंप्लायंस। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट दिए गए हैं, आपको इन्हें सीक्वेंस में लगाना है। तो मैं बता रही थी ना कि मैनेजमेंट का जो पेपर है उसमें भी ये सेम क्वेश्चन आया है, बस पूछने का तरीका अलग है। तो पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि सेक्शन 135 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 135 में बताया गया है कि कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी है कंपनीज के लिए जो ये फाइनेंशियल क्राइटेरिया फुलफिल करती हैं। अभी 3 फाइनेंशियल क्राइटेरिया है, अभी मैं आपको बताऊंगी। ये 3 फाइनेंशियल क्राइटेरिया अगर कंपनी फुलफिल करती है तो उसके लिए कंपलसरी है कि वो अपने एवरेज प्रॉफिट का 2% सीएसआर एक्टिविटी में लगाए, और अगर नहीं लगाएगी तो पेनल एक्शन होगा फॉर नॉन कंप्लायंस। ठीक है, तो ये तो लास्ट में है, ई सबसे लास्ट में है, तो लास्ट में ई यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एंड बी जो है सेकंड लास्ट है, तो बी सेकंड लास्ट यहाँ पे आ रहा है। तो वैसे मैं बता दूं आंसर इसका सी है, ठीक है, पर अभी देख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको ले लिखा है यहाँ पे कि सेक्शन 135 ऑफ कंपनी एक्ट में बोला गया है कि कंपनीज जो है कुछ फाइनेंशियल क्राइटेरिया दिया है। फाइनेंशियल क्राइटेरिया किससे रिलेटेड है? नेटवर्थ से, टर्नओवर से एंड नेट प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ फाइनेंशियल क्राइटेरिया दिया है। अगर कंपनी फुलफिल करती है तो उसके लिए जरूरी है कि वो एक सीएसआर कमेटी अपने यहाँ स्टैब्लिश करे और उसमें अपने एवरेज प्रॉफिट का 2%, एटलीस्ट 2% उसमें लगाए। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल क्राइटेरिया क्या है? फाइनेंशियल क्राइटेरिया कि ये सीएसआर, ये जो क्राइटेरिया है, ये किन कंपनीज पे अप्लाई होता है? वो कंपनी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या मोर हो, तो यानी ये है पहला। ठीक है, पॉजिटिव नेटवर्थ हो 500 करोड़ या मोर, टर्नओवर हो 1000 करोड़ या मोर। दूसरा पॉइंट है टर्नओवर हो 2000 करोड़, 1000 करोड़ या मोर, और नेट प्रॉफिट हो 5 करोड़ या मोर। तो ये तीसरा पॉइंट है, नेट प्रॉफिट हो 5 करोड़ या मोर। अगर ये तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो फिर एवरेज प्रॉफिट का 2% कंट्रीब्यूट करना होता है, नहीं करेंगे तो पेनल एक्शन होगा। तो देखिए ए डी सी और उसके बाद 2% कंट्रीब्यूट करें नहीं तो पेनल एक्शन होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार आया है मैनेजमेंट के पेपर में। ठीक है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है, बट कॉन्सेप्ट यही था। सेक्शन 135 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 का जो क्लॉज है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म इन आवर कंट्री, यानी जो इंडिया में जो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म हुआ, डू नॉट कंप्राइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म हुआ इंडिया में, उसमें क्या इंक्लूड नहीं था? ठीक है, तो सबसे पहले सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म में बता देती हूँ। सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म बेसिकली इकोनॉमिक चेंज का वो पीरियड था जो इनिशियल रिफॉर्म पे बेस्ड था। पहले इनिशियल रिफॉर्म हुआ, फिर उसके बाद जो इनिशियल रिफॉर्म पे बेस्ड ही दूसरा जो रिफॉर्म हुआ इंडिया में, जिसमें बहुत सारे एरियाज पे फोकस किया गया, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई ताकि इंडिया का ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, तो उसी को कहा गया सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म। ठीक है, ये कब सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म हुआ? मिड 1990s में हुआ। ठीक है, इसमें भाई लिबरलाइजेशन हुआ, पब्लिक सेक्टर को रिफॉर्म किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, फिजिकल रिफॉर्म किए गए, फाइनेंशियल सेक्टर्स का रिफॉर्म किया गया, तो यही है सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म। ठीक, तो इसमें से कौन सा नहीं है सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म का पॉइंट? पहला क्या है? क्लीन एनवायरमेंट। तो हाँ, एनवायरमेंट की तरफ कह लीजिए फोकस और बढ़ा। ठीक है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन ना बढ़े। ठीक है, कंपनीज के लिए गाइडलाइन बनी कि पॉल्यूशन थोड़ा सा उन्हें
मतलब प्रोडक्शन करना है लेकिन वो पॉल्यूशन इन्वायरमेंट को हार्म न पहुंचे। ठीक है, प्रोडक्शन करें अपने यहाँ, लेकिन जैसे नहीं अपने यहाँ का जो वेस्ट है वो नदियों में ना निकालें। ठीक है, तो क्लीन एनवायरनमेंट पे तो पूरा फोकस किया गया था, तो हाँ ये तो है। अगला क्या है, ग्रोइंग इंडियन ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन। हाँ, इंडिया में जो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन है उनको और प्रमोट किया गया, ये भी हुआ सेकेंड रिफॉर्म में। अगला क्या है, एक्सप्लॉइटिंग द नॉलेज बेस्ड ग्लोबल इकोनॉमी, यानी ग्लोबल इकोनॉमी को और, ये जो नॉलेज बेस्ड ग्लोबल इकोनॉमी है इसका और कह लीजिए फायदा उठाया गया, इसको एक्सप्लॉइट किया गया, तो हाँ ये किया गया। अगला क्या है, पॉपुलेशन। पहले तो ये तीनों है, ये तीनों तो किया गया, यानी ये तीनों तो सही है, तो यानी यही आंसर होगा। यानी डी ही सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म का पॉइंट नहीं है, ये भी हमें समझ में आ गया। पर इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। तो क्या किसी रिफॉर्म में आपने सुना है इंडिया में किसी रिफॉर्म में इसकी बात हुई हो, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स से रिलेटेड? तो नहीं, तो इसकी तो बात नहीं हुई, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म में पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स से रिलेटेड बात नहीं हुई है, ये इसका पॉइंट नहीं है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। और ये क्वेश्चन कब आया है, दिसंबर 2018 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इंडिकेट द मोस्ट पॉपुलर रूट ऑफ प्राइवेटाइजेशन अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रीसेंट डेकेड। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीसेंट डेकेड में, पिछले 10 साल में जो सबसे पॉपुलर रूट यूज किया है फॉर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के लिए सबसे जो पॉपुलर रूट यूज किया है वो क्या था? क्या वो मैनेजमेंट एम्प्लॉय बाय आउट था, क्या वो क्रॉस होल्डिंग था, क्या वो स्ट्रेटेजिक सेल था, या वो स्पॉन्टेनियस प्राइवेटाइजेशन था? तो इन चारों में से क्या था, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आया है जून 2019 में। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट ऑल फोर टर्म्स। इन चारों टर्म के बारे में जब आइडिया होगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए मैं बताती हूँ मैनेजमेंट एम्प्लॉय बाय आउट क्या होता है। मैनेजमेंट एम्प्लॉय बाय आउट क्या होता है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय, ठीक है, यानी मैनेजमेंट और नॉन मैनेजमेंट पीपल, ये दोनों लोग मिल करके अपनी कंपनी को ही खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है मैनेजमेंट एम्प्लॉय बाय आउट। देखिए मैंने लिखा है मैनेजमेंट एम्प्लॉय बाय आउट, इसको कहा जाता है MEBO। इसमें क्या होता है, जो मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय होते हैं ये मिलकर कंपनी को खरीद लेते हैं उसके एग्जिस्टिंग ओनर से। तो इससे क्या होता है, ओनरशिप कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं के हाथ में ओनरशिप कंट्रोल है, कहीं बाहर किसी ने नहीं खरीदा है। ठीक है, ये कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का कह लीजिए एक फॉर्म है, जनरली छोटी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बात तो नहीं हो रही है। क्या गवर्नमेंट फर्म इस तरीके से प्राइवेटाइज हो रही है? नहीं, ये तो हो नहीं रही है। अगला क्या है, क्रॉस होल्डिंग। क्रॉस होल्डिंग मतलब क्या है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के स्टेक खरीद लिए, दैट इज कॉल्ड क्रॉस होल्डिंग। ठीक है, तो क्या ये प्राइवेटाइजेशन का तरीका गवर्नमेंट यूज कर रही है? नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। देखिए क्रॉस होल्डिंग में लिखा है अगर व्हेन वन कंपनी होल्ड द शेयर इन अनदर कंपनी, इसको क्रॉस होल्डिंग कहते हैं। ठीक है, अगला स्ट्रैटेजिक सेल। अगला क्या है, स्ट्रैटेजिक सेल। तो एक्चुअली जो सबसे पॉपुलर तरीका है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज कर रही है लास्ट 10 years में प्राइवेटाइजेशन के लिए, वो है स्ट्रैटेजिक सेल। स्ट्रैटेजिक सेल में क्या होता है, सोच समझ के पूरी स्ट्रैटेजी के साथ जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके जो मेजर स्टेक है, मेजर स्टेक मतलब मोर देन 50% जो स्टेक है वो बेचे जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन के लिए वो तरीका यूज किया जा रहा है, तो इसी को कहा जाता है स्ट्रैटेजिक सेल। तो स्ट्रैटेजिक सेल क्या है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रैटेजिकली सोच समझ के पूरी स्ट्रैटेजी के साथ मेजोरिटी ऑफ शेयर जो है अपनी कंपनी के बेच रही है प्राइवेट सेक्टर को, तो उसको कहा जाता है स्ट्रैटेजिक सेल, और यही तरीका यूज हो रहा है। ठीक है, अगला क्या है, स्पॉन्टेनियस प्राइवेटाइजेशन। तो स्पॉन्टेनियस अचानक से बिना परमिशन के स्पॉन्टेनियस प्राइवेटाइजेशन क्या है, जिसमें जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है यानी पब्लिक जो फर्म है उसके जो मैनेजर हैं वो मतलब क्या कर रहे हैं, अपनी फर्म को प्राइवेटाइज कर रहे हैं विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। ठीक है, तो ये है स्पॉन्टेनियस प्राइवेटाइजेशन। तो यहाँ पे आंसर समझ में आ गया होगा, स्ट्रेटेजिक सेल इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, ये टर्म है जो बहुत पूछने का तरीका अलग अलग होगा, बट ये टर्म पे मैंने बहुत क्वेश्चन देखे हैं। क्वेश्चन क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर मींस, ये जो टर्म है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर, इसका क्या मतलब है? पहला है बायर शुड इनटेक पेमेंट वेल इन टाइम। अगला है बायर शुड बी बिवेयर ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ बाइंग, बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल पेमेंट, बायर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल एनी कॉस्ट। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है इसका मतलब क्या है। ये जो टर्म है ना डॉक्ट्रिन ऑफ
कैविट एम्प्टर, इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ है जून 2019 में। ठीक, तो इसका मतलब क्या है ये पूछा जा रहा है। तो बता दें ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है, लेट द बायर बिवेयर। इस टर्म का, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर है, इसका मतलब क्या है, लेट द बायर बिवेयर। लेट द बायर बिवेयर, ये इसका मतलब है। यानी बायर जो है उसे, उसकी जिम्मेदारी है। बायर कोई सामान खरीद रहा है तो बायर रिस्पॉन्सिबल है कि सामान खरीदने से पहले, पेमेंट करने से पहले अच्छे से सामान को चेक कर ले। ठीक है, तो बायर, बाइंग से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है, इसके रिस्पेक्ट में बायर को सावधान होने की जरूरत है। तो यही ये कॉन्सेप्ट कह रहा है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बायर। ये जो कॉन्सेप्ट है, बायर के कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। ठीक है, टू इंस्पेक्ट गुड एंड डिटरमाइन सूटेबिलिटी बिफोर परचेज। यानी सामान को, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामान को अच्छे से चेक करे, उसकी सूटेबिलिटी चेक करे कि खरीदने लायक है कि नहीं है, एंड उसके बाद पेमेंट करे। तो यही ये कॉन्सेप्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर। यानी लेट, इसका मतलब है लेट द बायर बिवेयर, यानी बायर को सावधान होने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि बायर शुड बी बिवेयर ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ बाइंग, यानी बाइंग के एस्पेक्ट से बायर को सावधान रहने की जरूरत है, कि बायर की जिम्मेदारी है कि सामान खरीदने से पहले उसको चेक करे। ठीक है, तो चलिए आज मैं यहीं तक रखती हूँ। हम हर लेक्चर में मैं कम कम क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि एक साथ आपको बहुत लोड ना पड़े। आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तो निकाल ही सकते हैं, तो निकाल करके कुछ कुछ क्वेश्चन आप ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करते रहिए। हर दिन मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर ला रही हूँ, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है, कि मैं मैनेजमेंट सब्जेक्ट के पीवाईक्यू लाऊं कि कॉमर्स के लाऊं। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।